हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा और शायद आप लोगों को लगा होगा कि ये कौन सी फ़िल्म आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। देखिए, मैं हमेशा से अपने चैनल पर उन फ़िल्मों को ज़्यादा तवज्जो देना पसंद करती हूँ जो बहुत अच्छी होती हैं बट अनफॉर्चुनेटली अंडररेटेड होती हैं। ठीक है, एक दो फिल्म शायद मैंने जो रिव्यू किए वो पॉपुलर हो सकती हैं मेरे जो स्टार्टिंग के जो डेज़ में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरी ज़्यादातर फिल्में जो होती हैं वो बहुत अंडररेटेड होती हैं। यस, उनको अवार्ड्स भी मिले होते हैं, उनका एक उनको देखने का बनाने का जो विज़न होता है वो अलग होता है। तो क्या होता है, इस तरह की फ़िल्मों को इतनी ऑडियंस नहीं मिलती है। और शायद ये जब फ़िल्म आई होगी, अगर मैं इस जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, इस फ़िल्म को भी मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा तवज्जो मिला नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में बनती हैं और क्या होता है कि कोई बड़ा स्टार हो, कोई मार्केटिंग हो। ये पहले भी होता था, आज भी होता है। आज थोड़ा ज़्यादा होता है, पहले थोड़ा कम होता था पर होता था। तो कुछ ऐसी अंडररेटेड फ़िल्में जो बहुत अच्छी होती हैं वो दर्शकों तक इतनी उनकी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी नहीं होती, इसलिए वो पहुंच नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही फ़िल्म लेकर मैं एक बार फिर से हाज़िर हुई हूँ और आज की जो मेरी फ़िल्म है उसका नाम है मान जाइए। जी हाँ, मान जाइए 1972 की में रिलीज़ हुई थी और इस फ़िल्म में रेहाना सुल्तान हैं, राकेश पांडे हैं और इस फ़िल्म को बनाया है बी आर इशारा ने। बी आर इशारा एक बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई हैं। इनके बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से इनके बारे में बात जो है पता चलेगी, इनके काम के बारे में पता चलेगा। प्लस जो इस फिल्म की जो हीरोइन है रेहाना सुल्तान, वो खुद आगे जाकर बी आर इशारा की पत्नी बनती हैं, यानी कि वो फिल्म के डायरेक्टर के साथ ही जो है शादी कर लेती हैं। वो बात अलग है कि आज की तारीख में ये बड़ी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, क्योंकि बी आर इशारा साहब अब इस दुनिया से काफ़ी समय पहले ही जा चुके हैं। तो खैर, ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, कौन कौन था, किसका क्या किससे नाता था। तो चलिए, आज मैं इस फिल्म को मैं क्यों आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। मेरा इस पिक्चर को लाने का जो मकसद था आप लोगों के सामने, जो मेरे शुरुआती दौर के जो वीडियोज़ हैं, मैंने एक टॉपिक पे बहुत बात की हुई है कि आप लोग जब डाइवोर्स के बाद जो दूसरी शादी करते हैं वो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। यही वजह है कि मैंने इस फिल्म को चुना, क्योंकि क्या होता है, उस वक्त मैंने सिर्फ उस टॉपिक पर बात की थी, लेकिन आज मैं विद प्रूफ के साथ आई हूँ, क्योंकि इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो आपको जो है वो एक सच्चाई दिखाती हैं। कभी कभी हम सिर्फ बात करते हैं और कुछ लोग कहते हैं ऐसा तो नहीं होता, वैसा तो नहीं होता, लेकिन जब इस तरह की कोई विद प्रूफ आपको अगर कोई चीज़ देखने को मिल जाए तो आपको समझ में आएगा, हाँ अच्छा, ये भी बातें होती थी, ऐसी भी लोगों की मेंटालिटी होती थी। तो बस इसी वजह से जो है मैं ये फ़िल्म लेकर आई हूँ और इस फ़िल्म का जो मुख्य टॉपिक ही यही है कि दो लोग जो होते हैं वो अट्रैक्शन से एक दूसरे से शादी तो कर लेते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्शन नेचर से, लेकिन शादी के बाद वही रगड़ा पट्टी शुरू हो जाता है और फिर ये लोग तलाक ले लेते हैं। और तलाक के बाद फिर इनको कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इनको शादीशुदा पति पत्नी की तरह एक्ट करना पड़ता है। और फिर उसी दौरान इनको ये भी समझ में आता है कि भाई, हमने एक दूसरे से भले ही रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन भविष्य में आगे जाकर हमें एक दूसरे जीवन साथी की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे डील करेंगे, यही सोचते सोचते फिर इनको ये रियलाइज़ होता है कि जो हमें एक नई पारी किसी और के साथ खेलें तो हम एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को जितना भी नहीं समझते हुए भी काफ़ी हद तक समझते हैं। तो क्यों ना हम अपने ही रिलेशनशिप को जो है बेहतर बनाने में एनर्जी अपनी लगाएं, रादर देन किसी और के साथ शादी करके जो है हम अपनी एनर्जी वेस्ट करें, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है। देखिए, जब दो लोग शादी करते हैं वो यही सोचकर शादी करते हैं, ये बंधन
जो है वो नाजुक बंधन है, हमें इसको 7 जन्म तक लेकर जाना है। भाई 7 जन्म क्या, एक जन्म भी अच्छे से ये रिश्ता निभ जाए ना आज की तारीख में, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो ऐसे में आप एक रिश्ता तोड़कर जब आप दूसरा रिश्ता जोड़ते हो, भले ही आप किसी ऐसे बंदे के साथ भी जोड़ लो जो खुद भी ऐसी सिचुएशन में हो, यानी कि वो भी तलाकशुदा हो, तो क्या होता है, तो अलग तरह का एक होता है कि चलो वो आपकी सिचुएशन समझेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसकी भी पर्सनैलिटी है, उसकी भी प्रकृति है। कई लोग होते हैं जो डाइवोर्सी के साथ शादी करते हैं, खुद भी डाइवोर्सी होते हैं, बट वहाँ भी उनका तालमेल बैठ नहीं पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के दिमाग में अपने एक्स पार्टनर का कंपैरिजन होता है। कभी कभी जो आपका सेकंड पार्टनर होता है वो फर्स्ट पार्टनर से भी ज़्यादा वर्स्ट होता है, और कभी कभी अगर वो अच्छा होता भी है तो भी वो ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि जो हालात होते हैं ना वो अच्छे से अच्छे इंसान को भटका देते हैं। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी है, शख्सियत है। कुछ हमारी जो पर्सनालिटी कभी कभी हम भी समझ नहीं पाते कि ये हमसे क्या हो गया, ये हमारे मुंह से क्या निकल गया। तो जब हम खुद अनप्रडिक्टेबल हैं तो सामने वाला कैसे हमारे अकॉर्डिंगली रहेगा। और शादी करने का जो सबसे मुख्य कारण होता है, चलो बच्चे पैदा करना, सेक्स लाइफ वो एक अलग चीज़ है, बट सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है कि कोई हमें समझे, कोई ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आए जो बिना कहे हमारी सारी बात समझ ले। पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर वो हमारी बात समझ रहा है तो हमें भी तो उसकी बात समझनी है ना। जैसे एक बैडमिंटन का मैच कैसे अच्छा बनता है, जब दोनों तरफ से इक्वली टक 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 हो रहा होता है, इधर से शॉट मार रहे होते हैं, उधर से शॉट मार रहे होते हैं, जो बॉल होती है वो गिरी नहीं रही होती। कोई भी, चाहे आप टेबल टेनिस देख लो, चाहे आप बैडमिंटन देख लो, चाहे आप टेनिस बैडमिंटन कुछ भी आप देख लो, दोनों तरफ से ठा 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 बजती है, तो कितने अच्छे से गेम चलता है। ज़रा सा बॉल गिरी नहीं, गेम में पॉज आया नहीं, एक ब्रेक आया नहीं। तो ये मैरिज का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक झुकता है दूसरे को डबल झुक जाना चाहिए। तो इस तरीके से मज़ा आता है, दोनों अपने एक दूसरे के लिए किए गए सेक्रीफाइसों को अगर एक्नॉलेज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उसकी कदर करेंगे, तो रिलेशनशिप और भी ज़्यादा खूबसूरत बनता है। बट ज़्यादातर हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। हमें लगता है हाँ यार ये तो कर रहेगा ना, हाँ ठीक है ना, कहाँ जाना है, ठीक है ना, कर दिया ना। क्योंकि आप खुद देखिए ना, जब हम बाहर किसी से मिलते हैं, चाहे कुछ क्षणों के लिए मिले, तो हम किस तरीके से केयरफुल रहते हैं, लेकिन जो हमारे साथ 24/7 आए रहते हैं, हम उनके साथ कैसे रहते हैं। तो हम भी तो कहीं ना कहीं दोगले हैं, हम भी तो कहीं ना कहीं प्रपंची हैं। हमें अपना एक बेस्ट दिखाना होता है कि पता है भाई हमें तो कुछ सेकंड के लिए एक बंदे से मिलना है, तो अपना इम्प्रेशन झाड़ दो, बात बात पे इम्प्रेशन झाड़ो। और जब आप घर में आओ अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, तो आप जो है इम्प्रेशन उनको नहीं झाड़ते हो, आप सिर्फ या तो उनको झाड़ते हो, डांटते हो, या आप उनसे डांट खाते हो या झाड़ झाड़ खाते हो। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है रिलेशनशिप की। बट खैर अगर मैं बात करूँ मैरिजेस की, तो मैरिजेस बहुत ज़्यादा आजकल जो हो गई हैं अनप्रेडिक्टेबल हो गई हैं, आपको समझ में ही नहीं आता है। बड़े बड़े व्लॉगर्स का आप देखिए। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने बीइंग ऋषि का वीडियो देखा, जिसमें उसने कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को ना बताकर भी बहुत कुछ बताया है। उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब जो मामला है वो पैचअप की ओर नहीं जा रहा है। अब जो आपका जो ये मैरिज है, अब ये ख़त्म होने के रास्ते पर जा रही है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये लोग डाइवोर्स के रास्ते पर चले गए हैं। और यही वजह है कि एलिगेशंस अब लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप होता है, जब कोई नया नया जुड़ता है, समधी, समधन, देवरानी, जेठानी, ये सारे रिलेशनशिप आपको टाइटल्स मिलते हैं, और हर कोई आपको बड़ा चाहता है। आपने देखा होगा रील्स में भी कि किसी की नई नई शादी होती है, घर में नई नई बहू आने वाली होती है या आ चुकी होती है, तो सास कैसे उसकी बलैयाँ ले रही होती है, उसकी कलैयों में चूड़ियाँ डाल रही होती है। लेकिन जैसे ही बहू के साथ में अनबन शुरू हो जाती है और वो बहू छोड़ देती है, यानी कि वो रिश्ता टूट जाता है, तो फिर बेटा ब्याह करके नई बहू लाता है, तो उसके साथ भी वही चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मतलब जब तक
देखिए, जब तक दो लोग रिश्ते में हैं, उनसे जुड़े सारे रिश्ते जो है चल रहे हैं। जिस दिन दो लोगों का रिश्ता टूटा, समझो सबके साथ में नाता छूटा। अब जिस तरह से ऋषि ने ये कहने की कोशिश की है कि मेरी फैमिली के ऊपर बहुत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, मैं बहुत शॉक्ड हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि भाई चैनल में मेरी कोई मेहनत नहीं है, अब तो वहाँ से भी बोला जा रहा है कि हम भी तुम्हें पालते हैं। तो जो देखिए मुझे समझ में आ रहा है ना, कि अब जो मैटर है वो मैटर दो लोगों में नहीं रहा है, अब वो फैमिली तक पहुंच गया है। यानी कि फैमिलीज़ भी एक दूसरे के प्रति एलिगेशन लगा रही है। आप देखिए, जब इनकी भी नई नई शादी हुई होगी या शादी पक्की हुई होगी, तो इनका भी आपस में कितना प्यार रहा होगा। अरे समधी हैं, अरे कुड़म आए हैं, अरे कुड़म तो रिश्तेदारों से भी बढ़कर होते हैं। ये सारी बातें होती हैं, और जैसे लड़का लड़की में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और अब वो प्रॉब्लम उस कगार पर खड़ा हो जाता है कि अब रिश्ता तोड़ने के अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो कैसे रिश्तों के रूप बदल जाते हैं, अपने अपने सांचों में वापस लौट जाते हैं। जिस सांचों से निकल निकल कर वो आते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ऋषि जो है अब उसी सिचुएशन से गुज़र रहा है। देखिए, यहाँ मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूँगी। ताली दो हाथों से बजती है, जैसा शायद ऋषि ने भी बोला। बिल्कुल ये बात सच है। मैं दोनों में से किसी को नहीं जज करूँगी कि भाई इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि दो लोग अगर ये रिश्ता नहीं निभा सकते और हर तरह से कोशिश कर ली है, तो भैया म्यूचुअली कोई रास्ता ढूंढो, और एक दूसरे की फैमिली को मत घसीटो। ठीक है, नहीं बनी होगी साथ में, जब आप किसी के रहते हो तो आपको दूसरों की पर्सनैलिटी, दूसरों का रहना सहना, क्योंकि यस ये बात सच है कि लड़कियों को ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्याह कर जो है पति के घर जाती हैं। लड़का जो होता है वो ब्याह कर लड़की के घर में नहीं आता। और जो लड़के आते हैं, फिर उनकी क्या छीछा लेदर होती है, घर जमाई, तो पता नहीं क्या क्या उनको सुनना पड़ता है। तो ये हमारे समाज की सच्चाई है। हम कितना भी बोल ले भाई समाज बदल गया है, समाज में अब इक्वालिटी है, लेकिन इक्वालिटी नहीं है। बहू जो है वो अपना घर छोड़ के, अपना मायका छोड़ के ससुराल में आती हुई अच्छी लगती है, लड़का नहीं अच्छा लगता है। और ये बात सच है, और ये गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है अब आप देख सकते हैं कि ऋषि और हिमांशी, यानी कि जो ग्लैम कपल है, अब उनके बीच में बहुत बड़ा गड्ढा आ चुका है, और अब इस गड्ढे में जो है एलिगेशंस लगने शुरू हो गए। ये दोनों जो होते हैं पति पत्नी, जब तलाक के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो ये लोग ये नहीं सोचते कि कभी हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा था, और कभी जो है हमारे परिवार का भी एक आपस में रिलेशनशिप था और बहुत खूबसूरत था। ठीक है, हमारे में नहीं बन रही है, लेकिन जो है हम इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें, बजाय एक दूसरे की फैमिली को घसीटे, एक दूसरे को तंज मारें, एक दूसरे से शिकवे शिकायत करें। इनफैक्ट अपनी फैमिली को, मुझे जहाँ तक लगता है कि ठीक है, फैमिली समझाती है आपको, हर तरीके का अच्छा बुरा बताया होगा, बिल्कुल बताया होगा। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ऋषि और हिमांशी जब कभी भी अलग होंगे, तो हो सकता है भविष्य में अब उनको दोबारा तो वो शादी करेंगे ना, डेफिनेटली शादी करेंगे। हर कोई चाहता है अपने बच्चे को अकेला देखना, कौन चाहता है। और डेफिनेटली ये सारे एक्सपीरियंसेस इन दोनों के साथ में रहेंगे, और इनका तो रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे है, तो आप देख लीजिए कि कितना ज़्यादा बवाल मचेगा। तो इन्होंने उस चीज़ को भी नहीं सोचा कि ऑलरेडी हम लोग जो है लोगों के रडार पर हैं, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ तक बोला कि ये सब पीआर ड्रामा है, इनको तो फिर से साथ देखा गया है, ये तो साथ में बहुत खुश हैं। इस तरह की अफवाहें भी उड़ रही थी, लेकिन ऋषि ने उनका भी खंडन कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई वो नहीं है। और ऋषि ने बताया कि मैं बहुत शौक में हूँ। बिल्कुल शौक में होगे, क्योंकि क्या होता है जब दो लोगों के बीच में अच्छा होता है, या दो लोग एक रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हर बड़ी छोटी चीज़ें अपने आसपास की इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब उनको रिश्ता तोड़ना होता है, तो वो सारी बातें उखाड़ उखाड़ के लेकर आते हैं। ठीक है, इनको साथ में नहीं रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अलग हो जाइए, बट एक दूसरे की फैमिली को मत
हैरान परेशान कीजिए, चाहे वो हिमांशी हो चाहे वो ऋषि हो, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। और अब आप देख सकते हैं ना, ये पहले जब अलग हुए थे तो एक दूसरे की फैमिली को लेकर कोई बात नहीं हो रही थी, कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट ये लोग नहीं बोल रहे थे। ऋषि ने भले ही वीडियो बनाया था एडवांस में कि भाई हम सेपरेट हो गए, लेकिन इस तरह की बातें ऋषि ने भी नहीं बोली। कभी कभी क्या होता है ना, सेकंड चांस देना बहुत भारी पड़ जाता है एक रिलेशन में, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में निकल जाते हो ना, तो निकल जाते हो, आपको होता है कि भाई मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है। लेकिन जब आप दूसरी बार चांस देकर देखते हो कि भाई कुछ नहीं हो रहा है और अब मुझे निकलना है, तब फिर आपकी जो सोच होती है, स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, वो बहुत अलग हो चुकी होती हैं। क्योंकि क्या होता है, लड़का लड़की जब दोबारा पैचअप करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे जो समझ में आता है, स्पेशली लड़कियों का होता है कि ठीक है भाई हम देखेंगे, और जो चीज़ें हमने पिछली बार नहीं की थी घर छोड़ने के वक्त, वो हम सिचुएशन में इस बार अलर्ट रहेंगे। मैंने बहुत बार देखा है, कई बार लड़कियां जो है गुस्से में सामान सारा ले जाती हैं अब, और पति का सामान जो होता है वो छोड़ देती हैं। फिर उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मैं तो अपना जो है गहना लत्था जो पति की तरफ से मिला था, मैं वो भी बेवकूफ़ों की तरह छोड़ आई हूँ, तो अब मैं क्या करूँ। तो वो सोचती हैं कि चलो यार, अब एक सेकंड चांस के लिए पति बुला रहा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, अगर कुछ होगा तो इस बार जब घर से निकलूँगी तो वो जेवर लेकर मैं निकल जाऊँगी। और ऐसा होता भी है। मैंने कई बार देखा है कि भाई पहले लड़कियां कहती हैं नहीं नहीं हमें सिर्फ तलाक चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो सेकंड बार जो हैं अपने पति से पैचअप करके उनकी ज़िंदगी में वापस लौटती हैं और फिर उनके बीच में प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो सोचती हैं कि नहीं भाई, अब तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, अब तो हम सब कुछ लूट के लेके जाएंगे। तो यही कारण होता है कि जो लड़कियां हैं वो फिर इस सेकंड चांस को, फिर जो ये चांस लेती हैं, फिर उसके बाद वो अपने सारे चांस छोड़ती नहीं हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ये जो ग्लैम कपल हैं, इन्होंने एक दूसरे को मौका दिया और यही मौका जो है इनके लिए प्रॉब्लम बन गया है। स्पेशली जो होता है लड़के वालों के लिए बनता है, क्योंकि पहले लड़कियों को जब आप पहली बार घर छोड़ते हो या ऐसा डिसीजन लेते हो, तब आपकी साइकोलॉजी बहुत अलग होती है। और जब दूसरी बार चीज़ें नहीं वर्कआउट होती हैं, फिर आपको लगता है यार नहीं। और फिर जो इंसान, जो लड़का होता है, वो यही सोचता है कि यार मैंने क्यों जो है इससे पैचअप किया था, निकल जाती तो निकल जाती। देखिए, आपको ना बहुत बार ये आपको लगेगा कि मैं लड़कियों के लिए अगेंस्ट बोल रही हूँ या मैं किसी लड़के को सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो पैचअप होता है उससे बात बन जाती है और वापस से जो है एक अच्छा माहौल बन जाता है, एक नई शादी जो है वो बनने लगती है, एक नया रिश्ता डेवलप होता है और फिर कपल जो हैं वो अच्छे से रहते हैं। लेकिन ये बातें पहले हुआ करती थी कि भाई आप एक मैरिज को सेकंड चांस देते हो और सेकंड चांस जो है वो कामयाब हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में सेकंड चांस कामयाब हो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, और ख़ास तौर पे सेकंड चांस में ही बहुत ज़्यादा रिपेमेंट देनी पड़ती है। लड़कियों को भी देनी पड़ती है, लड़कों को भी देनी पड़ती है। लड़के भी जो हैं वो थोड़े से वो हो जाते हैं कि यार ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि ज़्यादातर जो होता है, ये जो हम सेकंड चांस देते हैं, ये फैमिली के प्रेशर से ही देते हैं कि नहीं भाई यार देख लो, 15 दिन साथ में रह के देख लो, 6 महीने देख लो। देखो, कोर्ट भी जो है आपको 6 महीने देती है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आज से 10 साल पहले तो 6 महीने देती थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोर्ट वालों ने भी जो है ये इतना टाइम देना बंद कर दिया है, क्योंकि देखिए लॉज चेंज होते रहते हैं। तो मुझे अब का नहीं पता है, लेकिन मैंने जो डाइवोर्स देखे हैं वहाँ पर तो आपको 6 महीने का भी जो पीरियड होता है वो कोर्ट भी देती है। तो कई बार पैचअप हो भी जाता है, कई बार पैचअप नहीं भी होता है, और कई कपल्स तो ऐसे होते हैं जो डिवोर्स फाइल कराने के बाद फिर डिवोर्स की अर्जी वापस ले लेते हैं कि नहीं नहीं पैचअप हो गया, और फिर क्या होता है वो दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा और तक पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनकी मैरिज
कामयाब नहीं होती है और फिर उनको फिर से जो है डाइवोर्स फाइल करना पड़ता है। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। और मैं यहाँ पर ये कभी नहीं कहूँगी कि हमेशा लड़के की गलती होती है या हमेशा लड़की की गलती होती है। कई कई जगहों पर लड़के भी ये बात समझ नहीं पाते हैं कि भाई जो लड़की आई है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि भाई मैं उसको तवज्जो दूँ, मैं उसको जो है सपोर्ट करूँ, उसको अप्रिशिएट करूँ। और कई लड़कियां भी ये बात समझ नहीं पाती हैं कि भाई ये भी उसकी फैमिली है, मुझसे पहले उसकी फैमिली है, मैं तो बाद में आई हूँ। जब मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ते वक्त मुझे दुख हुआ तो फिर इस लड़के को भी तो होगा। कई लड़कियां होती हैं जिनको उम्र भर ये शिकायत रहती है कि हमारा पति मामा मामा करता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भाई लड़कियां भी जो है वो मामा मामा करने लग जाती हैं और इन सब में जो है पिसते हैं बच्चे। क्योंकि पहले वो अपने माँ बाप के जो है पहले फादर की साइड के रिश्तेदारों को अपनी माँ पे अत्याचार करते हुए देखते थे, फिर उसके बाद जो है लड़की के रिश्तेदार हैं वो उनके बाप पर जो है मानसिक तौर पे अत्याचार करते हुए दिखते थे। तो यहाँ पर मैं एक ही बात कहूँगी कि मैंने शायद पहले भी ये बात कही थी, अगर आप ममाज बॉय हैं या ममाज डॉटर हैं तो फिर आपको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इमोशन आपका आपके पेरेंट्स के लिए होता है वो आपकी बीवी या हस्बैंड का भी वैसा हो ये ज़रूरी नहीं होता है। बट कई लड़के बहुत फोर्स करते हैं अपनी वाइफ्स को और कई लड़कियां भी आजकल फोर्स करती हैं। नॉर्मेलिटी में क्या हो रहा है कि कंपटीशन हो गया है कि भाई मैं तेरे माँ बाप का करती हूँ तो तू भी कर। और क्या होता है ना, जब हम ज़बरदस्ती किसी से कुछ करवाने जाते हैं ना, आज जो है जो बच्चे हैं वो भी जो है ज़बरदस्ती आप उनको कुछ भी कराओगे वो भी मना कर देंगे। आप अगर उन्हें थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ोगे तो अपने आप करेंगे। अगर आप किसी पर कुछ थोपोगे तो फिर वो आपकी ही वैल्यू कम कर देंगे। और मैरिज में रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। तो ये बहुत बड़ी जो सच्चाई है जो मैरिजेज़ में होती है, मैंने खुद ने ये देखी है कि कभी जो है लड़का जो है वो अपनी फैमिली के पीछे बीवी की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो कभी जो लड़की है वो अपनी फैमिलीज़ के लिए जो है अपने पति की गर्दन पकड़ के बैठी हुई है। हर लड़की चाहती है कि मेरा पति माँ ना करे, तो फिर पति भी यही चाहता है कि भाई मेरी बीवी भी जब देखो तो फ़ोन पे चिपकी रहती है माँ के साथ में। ये नहीं, ये बहुत मैंने देखा है, क्योंकि ये मर्द और औरत का रिश्ता ही ऐसा होता है। ये जो रिश्ता होता है ये बहुत पॉजेसिव होता है, ये दिल से बना हुआ होता है और इसमें ना बहुत इमोशंस आपको डालने पड़ते हैं। वो बात अलग है कि भाई कितना भी कर लो, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो सारे इमोशंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। फिर कौन सी बहू कौन सी सास। बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने व्लॉगर देखे होंगे जो बहुएं अपनी सास को बड़ा अच्छे से रखती हैं, लेकिन वो क्यों अच्छे से रखती हैं? क्योंकि उनके पतियों के साथ में एक अच्छी रिलेशन है। जिस दिन पति से रिश्ता टूटा या बहू को कुछ हुआ या लड़के को कुछ हुआ, फिर सारी इक्वेशन बदल जाएंगी। कई जगहों पर जो है कुछ सास ससुर होते हैं वो थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, वो अपनी बहुओं की दूसरी शादी करवा देते हैं, बेटा जो है उनका गुजर जाता है या फिर डाइवोर्स हो जाता है, फिर दूसरी शादी हो जाती है। तो देखिए, जब तक शादी चलती है उसके आसपास के रिश्ते भी चलते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप में तो फिर आसपास के रिलेशनशिप की भी इक्वेशन चेंज होती है। और यही चीज़ मुझे ग्लैम कपल में भी दिख रही है, जहाँ पर जो है कि खुद ऋषि ने भी ये बात बोली कि भाई कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा है उसके बावजूद भी। अब देखिए इसमें हिमांशी का क्या वर्जन होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नई नई शादी होती है, लड़कियां भी खुलकर अपनी बात नहीं कर पाती हैं या वो समझा नहीं पाती हैं, तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। मदर इन लॉज भी कुछ कहती हैं तो बहुओं को लगता है कि नहीं चलो मम्मी को ये पसंद नहीं है तो मैं ऐसे कर लूँ, तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये रिलेशनशिप में तभी जो लड़कियां हैं वो अलग रहना आजकल पसंद करती हैं, जो गलत बात नहीं है कि हम फ्रीली अपने अकॉर्डिंगली करें, सब कुछ करें। एक दूर रहकर प्यार बना रहे, साथ में रहकर गलतियाँ दिखती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। और माँ बाप को भी समझना चाहिए लड़के के कि भाई अब वो हमारा बेटा है लेकिन अब वो किसी और का पति भी है, तो जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वैसे बहू की भी होती हैं।
लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगता है वहाँ आ जाती है जब लड़कियाँ लड़के को तो अपने माँ बाप से दूर कर लेती हैं, बट अपने माँ बाप को जो है एक सो कॉल्ड बेटा वो दे देती हैं दामाद के रूप में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। वहाँ पर जो है माँ बाप का दिल दुखता है कि भाई हमारे बेटा तो हमसे छीन के ले गई और अपने माँ बाप की गोद में हमारा बेटा डाल दिया, भले ही उन लड़कियों का खुद का कोई भाई हो या ना हो। तो ये भी पेरेंट्स का भी दुख जो होता है लड़के का, वो भी कभी कभी जो है वो कोई नहीं समझ पाता। तो ये भी एक पहलू होता है, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसी मिलती जुलती सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी है। मैंने कई जगहों पर लड़कियों को भी सफ़र करते हुए देखा है कि लड़का जो है वो कोशिश ही नहीं करता लड़की को जो है अपनी बीवी को वापस लाने की। कई लड़कियां होती हैं वो ये सोचकर अपने मायके आ जाती हैं कि चलो हम प्रेग्नेंट हैं तो हमारे लिए तो ना आए, पर बच्चे के लिए तो हमें मनाने आएगा। पर हस्बैंड आता ही नहीं है, बच्चा भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, देखने तक भी ज़्यादा नहीं आता, कोई खर्चा नहीं देता, कुछ नहीं देता। और उसे पता होता है कि बीवी जो है वो डिप्रेशन की मरीज़ है, तो झूठ झूठ बोलता है कि भाई मैंने तो दूसरी शादी कर ली अंदर खाने। तो ये सारी बातें करती थी, क्योंकि उनको बीवियों से छुटकारा चाहिए होता है, तलाक वो दे नहीं रही होती हैं, साथ वो रह नहीं रही होती हैं, बच्चा भी उनके साथ में नहीं होता। खैर बच्चे के लिए भी वो ज़्यादा कुछ दिखाते नहीं हैं, उनको भी लालच होता है प्रॉपर्टी का। तो इस वजह से जो है फिर लड़कियां डिप्रेशन में जाकर खुद के साथ कुछ गलत कर बैठती हैं, फिर आ जाते हैं जी बच्चे को लेने के लिए कि भाई बच्चा तो मेरा है, क्योंकि अब जो बच्चे के नाम पर जो प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि भाई लड़की है और कोई भाई भाई तो है नहीं, तो ये लड़के को ही मिलेगा अब, क्योंकि लड़की के माँ बाप और किसको देंगे, तो बस उस लड़के पर कब्जा करने आ जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। दुनिया बहुत दुखी है, बहुत लोग हैं, बहुत कुछ शादियों से प्रताड़ित हैं, तो शायद आप बात करने बैठेंगे तो भी बात नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने इस फिल्म का जिक्र किया कि यहाँ पर तलाकशुदा लोग जब दोबारा शादी करते हैं तो उनको कितने एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, कितने कंपैरिजन्स उनको झेलने पड़ते हैं। बहुत सारी फिल्मों में भी आप लोगों ने देखा होगा, टीवी सीरियल्स में भी आपने देखा होगा कि दोबारा शादी कर कर जो है कंपैरिजन होता है पहली पत्नी से या पहले पति से। तो आप कभी भी मूव ऑन तो कर ही नहीं पाते। और कई मैरिजेस में तो बच्चे होते हैं, और आपको पता ही है कि बच्चे जो होते हैं अगर उनका अपने स्टेप पेरेंट के साथ में इक्वेशन अच्छा ना हो तो फिर वो शादियां भी टूट जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बहुत सारी आपने टेलीविज़न एक्ट्रेसेस के साथ देखा होगा कि पहले वो बढ़ चढ़ कर दूसरी शादियां करती हैं कि भाई हमारे बच्चे के साथ में ये बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वहीं एक नया केस दिखाई देता है कि भाई बच्चों के साथ बन नहीं रही है, प्रॉब्लम है, ये है वो है, बच्चे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है, तो शादी टूट गई। भले ही खुद से भी बच्चा हो जाता है तो ये वो भी जो है उस बच्चे से भी हाथ धोना पड़ता है स्टेप पेरेंट को। तो अपने खुद के बच्चे से तो हाथ धोना ही पड़ता है, सौतेले बच्चे से तो खैर हाथ धोआ ही जाता है, जिसको इम्प्रेस करने के लिए, जिसको अपना बनाने के लिए इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करता है या करती है। क्योंकि किसी ऐसे इंसान से शादी करना जिसका ऑलरेडी पहली शादी से बच्चा हो तो एफ़र्ट तो डबल ट्रिपल देने पड़ते हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुंवारे होते हैं लेकिन उनको ऐसी लड़कियां पसंद आ जाती हैं जिनका ऑलरेडी बच्चा होता है। तो आप सोचिए वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे, रिलेशनशिप में भी देते होंगे एफर्ट्स और बच्चे को भी देते होंगे कि भाई मैं ही तुम्हारा जो हूँ या मैं ही तुम्हारी अब मदर हूँ या फादर हूँ। तो इतने एफर्ट देने के बाद भी जब रिलेशनशिप नहीं चलते हैं, टूट जाते हैं, तो साइकोलॉजी पर भी बहुत असर पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पर भी बहुत असर पड़ता है। क्योंकि नो मैटर आपको कितना भी अच्छा कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, लेकिन शादी के बाद आपकी इंडिविजुअलिटी तो लॉस होती ही होती है। ये बात बिल्कुल सच है, आपकी इंडिविजुअलिटी पर डेंट तो पड़ता ही पड़ता है। और जब आप दूसरी शादी करते हो तो कितने प्रेशर के साथ करते हो कि कहीं कोई मुझे जज ना करे कि हाँ ये ऐसा था इसीलिए इसका पहले तलाक हुआ, ये ऐसी थी तभी इसके पति से नहीं बनी। तो ये इतना ज़्यादा प्रेशर जो है वो झेलना पड़ता है रीमैरिजेस में। और देखिए शादी जो होती है ना, जैसे कि आप अपने
आपने देखा होगा, आप पीजी में कभी रहे होंगे, तो कैसे आप अपने रूममेट के साथ रहते होंगे, एक कमरा साफ करता होगा, एक बर्तन धोता होगा, एक खाना बनाता होगा। तो ऐसे ही मैरिज में भी एक पार्टनरशिप जो कहते हैं ना, वो पार्टनरशिप ऐसे होती है कि एक ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ किया, इस तरह से मिलजुल कर एक दूसरे के पूरक बन के जीवन गुजारने को ही शादी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया के ज़माने में इतना तड़क भड़क, आप देखिए करवा चौथ आपने रील्स देखी होंगी, आपका दिमाग ही पागल हो गया होगा। सारी औरतें सज धज कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये जितनी भी सोशल मीडिया पर ये जो औरतें हैं या ये बॉलीवुड वाइफ्स हैं, इनकी कोई अच्छी खासी अपने पति से बनती होगी। लेकिन एक सोशल प्रेशर है कि हाँ करवा चौथ है, इनके असली रिलेशनशिप के रंग तो ये लोग खुद ही जानते हैं। तो ये बहुत फेक वर्ल्ड है। ये जो सोशल मीडिया है ना, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपको मौका देता है फेक बनने का। आप नॉर्मली भी जब घर से बाहर जाते हैं तो हाथ मुंह धो के जाते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करके जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया भी ऐसा है कि इस पे आओ, अच्छा अच्छा अपना रहो, दिखाओ, और इसके फिर अगर मोनेटाइज हो जाए तो इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। आप लोग जो है वो पागल बनते हैं कि वाह देखो इन्फ्लुएंसर के ही पति अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंसर की बीवियाँ अच्छी होती हैं, इनके इन लॉज कैसे अच्छे हैं, कितनी आज़ादी है। आप देखिए बहुत सारी जो लड़कियां कहती थी कि भाई जो हिमांशी है वो तो कितनी आज़ादी ज़िंदगी जीती है, काश हमें भी ऐसी सास मिले, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बनी। क्या रीज़न रहा होगा, क्या हुआ होगा, वो तो खैर पता नहीं है। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि भाई इनकी शादियाँ जो हुई हैं, इनकी शादियों का जो हाल हुआ है, लोग देखें सीखें कि भाई शादी कोई फूलों का बिस्तर नहीं होती है। आप फलाने की शादी में जाते हैं मूर्छित हो जाते हैं, बट एक्चुअली मैरिज कितनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर एक असर डालती है वो आपको देखने को मिलता है। जिनका डाइवोर्स होता है तो कहीं ना कहीं कई लोग डिप्रेशन में भी क्यों चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको पता होता है कि अब हमारी ज़िंदगी में क्या, अब हमें दूसरी तो शादी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, करते हो तो एडजस्टमेंट है, और अगर नहीं करते हो तो भी समाज आपको छोड़ता नहीं है। अरे करो करो, बुढ़ापे में देखो ये अखबारें पढ़ो, अकेले रह जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं पर भी शांति नहीं है। और अगर आप मैरिज में एडजस्ट करते हो, एक ख़राब मैरिज में जब आप इम्तिहान से एडजस्ट करते हो, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो भी आप डिप्रेशन में चले जाते हो। मतलब इतना ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये फ़िल्म जो है आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेगी। आप देखिए 1972 में ये फ़िल्म आई थी और आज 2024 है, तो लोगों का विज़न क्या था फेमिनिज़म को देखकर, और कैसे शादियों का जो एक दिखाया है, चलन दिखाया है कि कैसे लोग जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही पार्टनर्स अगर आप बदलते हो तो फिर आप जानवर से ज़्यादा आपकी कोई औकात रहती नहीं है। ये इनडायरेक्टली यही बताने की इस फिल्म में कोशिश करी गई है जो मुझे समझ में आए। तो खैर मैं यही चाहूँगी कि आप ये लोग फिल्म देखें और इस फिल्म को समझें। मैंने ग्लैम कपल के बारे में भी इसी वीडियो में ही बात कर दी, मुझे लगा कोई फ़ायदा नहीं है एक अलग से वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं पहले भी बना चुकी हूँ। और ये व्लॉगर्स के उलझे हुए रिश्ते बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आपकी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करते, क्योंकि मैं शादियों के ऊपर ही बात कर रही हूँ, ये फिल्म ही शादीशुदा जोड़े के बारे में है, तो मुझे लगा कि इस फिल्म के साथ साथ ही मैं ग्लैम कपल के बारे में भी बात करूं, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो बस ये था, और इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फिल्म के भी डालूँ, और अपनी जो वीडियोज़ हैं जो मैंने डाइवोर्सी की री मैरिज के ऊपर जो बात करी है कि री मैरिज पहली शादी से भी घातक है। इनफैक्ट अगर हर कपल ये समझे कि हमें अपनी शादी में ऐसे मेहनत करनी है कि ये हमारी दूसरी शादी है, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। एंड ऑफ कोर्स फैमिली को भी, चाहे लड़के की फैमिली हो चाहे लड़की की फैमिली हो, दोनों को जो है एक टाइम बाद लड़का लड़की को छोड़ देना चाहिए। उनको जो है एक दूसरे को समझने की एक स्पेस देनी चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर लड़के के पेरेंट्स बहुत इंटरफेयर करते हैं, कई जगहों पर
लड़की के फैमिली बहुत इंटरफेयर करती है। तो ये इंटरफेरेंस का भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि लड़का लड़की की मैरिज में प्रॉब्लम आते हैं। कई जगह पर फाइनेंशियल रीजंस होते हैं कि भाई दोनों फाइनेंशियली जो है एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते या वैसी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे होते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारा जो है रोना धोना आपको दिखता है जब ये शादी टूटने पर आती है। जब तक सब अच्छा है, सब अच्छा है। इसीलिए मैं बहुत सारे जो कपल है जिनको लोग अच्छा कह रहे हैं, मैं उनको भी इतने अच्छे नंबर्स नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अच्छा अच्छा लग रहा है, ये सारी जो एक डेकोरेटिव रिलेशनशिप लग रहे हैं, वो किस वजह से लग रहे हैं। अगर वही चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर सबकी सच्चाइयाँ बाहर निकलेंगी। तो खैर, अब मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।